जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रैपिड स्टडी में। तो भाषा और सामान्य परिचय जो कि यूनिवर्सल हिंदी राजपाल सर की जो 5th संस्करण है उसके बुक से ये पूरी चैप्टर जो है वो क्लियर किया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हिंदी की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से होती है। तो भाषा शब्द जो है वो संस्कृत के भाष्य धातु से बना हुआ है। पहला तो सवाल बनता है कि जो भाषा शब्द है वो किससे बना हुआ है। तो भाष धातु से बना हुआ है, किसके? संस्कृत की भाष धातु से। इसके बाद में हम जिस पर हमने जब हमने पढ़ा है तो इम्पोर्टेंट फैक्ट पर हमने चिन्ह कर लिया है। ठीक है, सबसे पहले आते हैं कि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार जो है वो भाषा क्या है। तो भाषा वह साधन है जिसके अनुसार इंसान जो है वो अपने भाव जो है, विचार एक दूसरे के साथ में प्रकट कर सकते हैं। तो इन्होंने ये चीज़ बोली है। ठीक है, इन्होंने भाषा के कितने रूप बताए हैं? तो भाषा के इन्होंने 3 रूप बताए हैं। कितने? भाषा के कितने रूप होते हैं? तो 3 रूप होते हैं, लेकिन कुछ विद्वानों ने इनको 2 ही माना है। पहला लिखित, दूसरा मौखिक। मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा जो मुख के द्वारा बोली जाए और एक दूसरे के विचारों को समझ सके। लिखित भाषा यानी कि लिखकर। ठीक है, और सांकेतिक भाषा जो लोग बोल नहीं पाते हैं उनके लिए ये सांकेतिक भाषा जो है वो प्रयोग की गई है। इसके बाद में मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो मौखिक भाषा की यानी कि मौखिक मतलब मुंह से बोलने वाली की। तो मुंह से बोलते हैं तो क्या निकलती है? ध्वनि निकलती है। तो मौखिक भाषा की हो गई ध्वनि। इसके बाद में लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड है। क्या है? वर्ड। जबकि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो वर्ड या अक्षर है। 3 चीज़ें हैं। पहला है मौखिक भाषा यानी कि मुंह से बोलने वाली, तो इसके लिए हो गया क्या? ध्वनि। फिर आती है लिखित भाषा, लिखने के लिए हमें वर्ड की आवश्यकता होती है। और भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो वो भी वर्ड या अक्षर होती है। वर्ड की बात कर लेते हैं तो ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ड। एवं वर्डों के लिखने के लिए जिन चिन्हों की आवश्यकता होती है उनको क्या कहते हैं? लिपि। तो लिपि किसको कहते हैं? तो वर्डों को लिखने के लिए जिन चिन्हों की आवश्यकता होती है उनको हम लिपि कहते हैं। आगे ये क्वेश्चन मिलेंगे आपको कि लिपि क्या है, या ऐसे क्वेश्चन पूछ देंगे कि वर्डों को लिखने के लिए चिन्हों की आवश्यकता किसकी होती है। तो वर्ड लिख देंगे, ध्वनि लिख देंगे, लिपि लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे। ध्वनि के लिपि चिन्हों को वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्वनि के लिपि चिन्हों को क्या कहते हैं? तो वर्ड या अक्षर कहते हैं। और भाषा की सबसे छोटी इकाई भी क्या थी? वर्ड थी। सबसे पहले ध्वनि, उसके बाद में वर्ड, उसके बाद में शब्द, उसके बाद में पद, उसके बाद में वाक्य, उसके बाद में अनुवृत्ति। ठीक है, यानी कि सबसे पहले हम ध्वनि को सुनते हैं, फिर हम छोटे छोटे वर्ड बोलना सीखते हैं। ठीक है, फिर शब्द बोलना सीखते हैं, फिर पद बनाना सीखते हैं, और उसके बाद में हम पूरे पूरे वाक्य जो है वो बनाते हैं। शब्द का क्या अर्थ होता है? शब्द कैसे होते हैं? शब्द जैसे कमल, ठीक है, नयन, चयन, ये शब्द यहाँ पर आ रहे हैं। ध्वनि क्या होती है? सबसे पहले बच्चा जो है वो ध्वनि को सुनता है, फिर का, पा, मा, ये वर्ड होते हैं। ठीक है, शब्द क्या होते हैं? जैसे नयन, मम्मा, पापा, इस तरीके से। ठीक है, पद क्या होते हैं? जैसे मोहन क्रिकेट खेलता है, इस तरीके से। और वाक्य क्या होते हैं? पूरा एक लाइन से बने हुए जो वाक्य होते हैं, जैसे मोहन कल खेलने जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जो बने हुए होते हैं उनको हम वाक्य कहते हैं। वैसे ये ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन ये चीज़ ज़रूर पूछी जाती है, ये वाली। ठीक है, कि ध्वनि, वर्ड, शब्द, पद, वाक्य और अनुवृत्ति, इसका क्रम पूछा जाता है। ठीक है, अब बताते हैं कि वाक्य के अंग कितने हैं। तो वाक्य के 2 अंग होते हैं। एक होता है उद्देश्य, दूसरे को बोलते हैं विधेय। देखो सीधे सीधे साफ शब्दों में समझ लो, जैसे कोई नाम वगैरह है या स्थान वगैरह है, यानी कि जिसके बारे में कहा जाए उसको हम उद्देश्य में लिखेंगे। या फिर ऐसे समझ लो कि शुरुआत में जो नाम लिखे गए हैं, शुरुआत में जो पहला अक्षर लिखा गया है वो उद्देश्य में आता है, और बाकी के जो पीछे वाला हिस्सा होता है वो विधेय में जाता है। किस में जाता है? विधेय में जाता है। ठीक है, जैसे कि इसमें दूसरे वाले में चंडीगढ़ है, ये उद्देश्य हो गया। राम है, ये उद्देश्य हो गया। एक व्यक्ति शहर है, ये विधेय हो गया। ठीक है, और रावण को मारा, ये भी विधेय हो गया। यानी कि उद्देश्य जो है वो स्टार्टिंग का पहला वाला अक्षर होगा। ठीक है, यानी कि पहले जो शब्द लिखा होगा, यानी कि जैसे चंडीगढ़ है, राम है, राहुल है, अभय है, या किसी नाम हम कुछ भी लिख दें संज्ञा के रूप में, तो शुरुआत में जो है उद्देश्य और उसके बाद में विधेय। ठीक है, अनुवृत्ति क्या होता है? तो अनुवृत्ति जो होता है ये लिंग, वचन, पुरुष, काल,
संबंध स्थापित करते हैं और इसमें ज़्यादा अनुन्नति जो है वो पूछा नहीं जाता है। ठीक है, हिंदी जो है वो भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। पूछा जाता है हिंदी किस परिवार की भाषा है, तो भारोपीय भाषा परिवार की ये भाषा है। हिंदी वस्तुतः फारसी भाषा का शब्द है। किसका है? हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी शब्द का जो जन्म है वो संस्कृत भाषा के सिंधु शब्द से हुआ है। इसका पहले प्रयोग ईरान के निवासियों ने किया था, जिनको हम ईरानियों के नाम से जानते हैं। हिंदी भारोपीय भाषा का परिवार है, फारसी शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी का जो जन्म है वो संस्कृत से हुआ है, संस्कृत भाषा के सिंधु से। ठीक है, और सबसे पहले प्रयोग जो है इसका वो ईरानियों के द्वारा किया गया था। हिंदी भाषा की मूल उत्पत्ति जो है वो अपभ्रंश से मानी जाती है। किससे? अपभ्रंश से। ठीक है, अपभ्रंश को हिंदी की जननी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपभ्रंश को हिंदी की जननी भी कहते हैं। इसीलिए क्योंकि इसकी उत्पत्ति जो है वो अपभ्रंश से हुई है। संस्कृत भाषा की सबसे प्राचीन भाषा है, जिसे आर्य भाषा या देव भाषा भी कहते हैं। क्या है? संस्कृत भारत की सबसे प्राचीनतम भाषा है। क्या है? सबसे प्राचीनतम भाषा है। ठीक है, और हिंदी शब्द का जन्म भी संस्कृत भाषा के सिंधु से हुआ है। ध्यान दें, अपभ्रंश में केवल 8 स्वर थे, जैसे कि आ ई उ ऊ और ए ओ। ठीक है, इन 8 स्वरों को केवल मूल स्वर में माना जाता है। आपसे बोला जाए कि मूल स्वर कौन कौन से थे, ठीक है, या कौन सा नहीं है, जिसमें आपको ए आई ऐनक और ओ ओखली भी एक ऑप्शन में रख सकते हैं। ये किस में आते हैं? ये दोनों ही जो हैं वो संयुक्त स्वर में आते हैं। किस में आते हैं? संयुक्त स्वर में आई ऐनक और ओ ओखली आते हैं। ठीक है, किसमें? संयुक्त स्वर में। और मूल स्वर कितने थे? तो मूल स्वर सिर्फ 8 थे। ठीक है, इसके बाद में भारतीय आर्य भाषाओं की बात कर लेते हैं, जिसमें 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय भाषा, आर्य भाषा और आधुनिक। प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। प्राचीन भाषा जो है वो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व यानी कि उल्टी चली थी। इनको भी वैदिक और लौकिक 2 में बांटा गया है। इनको याद रखना है, इनको सभी को डेट के साथ में। ठीक है, आर्य भाषाएं कितनी थी? 3, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। प्राचीन को भी 2 भागों में बांटा गया था, वैदिक और लौकिक में। वैदिक की कार्यकाल की बात कर लेते हैं तो 1500 से 800 ईसा पूर्व तक, और लौकिक की बात कर लेते हैं तो 800 से 500 ईसा पूर्व, जो कि उल्टा चलता है ईसा पूर्व। ठीक है, मध्यकालीन की बात कर लेते हैं तो मध्यकालीन जो कि पूरा 500 से लेकर 1000 ईस्वी तक चलता है, यानी कि कुल लगभग 15 वर्ष तक ये चलता है, जिसमें मध्यकालीन में 3 भाषाएं आती हैं, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। पालियों को बौद्ध के द्वारा बौद्धों ने पालियों में उपदेश दिए थे, और जैनों के जो उपदेश हैं वो प्राकृत में दिए गए थे। ठीक है, पाली प्रथम प्राकृत कहलाती है, प्राकृत द्वितीय प्राकृत कहलाती है और अपभ्रंश तृतीय प्राकृत कहलाती है। जिसमें पाली का जो कार्यकाल है वो 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक रहता है, और प्राकृतिक का जो है वो 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक रहता है। और अपभ्रंश जो है, जिसको हम तृतीय प्राकृतिक बोलते हैं, इसका जो कार्यकाल है वो 500 से 1000 ईस्वी तक रहता है। आधुनिक आर्य भाषा जो है वो 1000 से अब तक, यानी कि आधुनिक यानी कि वर्तमान समय की बात चल रही है, तो अब तक जो आज का समय यानी कि 2025 है, ये आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में आएगा। ठीक है, इसमें क्या था? इसमें आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं अपभ्रंश के विभिन्न रूपों, जैसे कि अपभ्रंशों के विभिन्न रूप कौन कौन से आते हैं? देखो, सौरसैनी, मागधी, अर्धमागधी, प्रांचड़, महाराष्ट्री और पैसाची से विकसित हुई, जिन्हें आगे विस्तार में समझाया गया है। ठीक है, अभी आएंगे सौरसैनी में कौन कौन सी आती हैं, मागधी में कौन सी आती हैं, अर्धमागधी में कौन सी आती हैं, ब्रांचड़ में कौन सी आती हैं। ठीक है, अभी आगे हम इन चीज़ों की चर्चा करेंगे। इसके बाद में हिंदी के जो विकास का क्रम है वो क्या रहता है? तो हिंदी के विकास का क्रम जो है वो सबसे पहले संस्कृत के बाद में पाली के बाद में प्राकृत के बाद में अपभ्रंश के बीच में ये अभट्ट आती है यहाँ पे, और अभट्ट के बाद में जो है वो हिंदी को रखा गया है। ठीक है, इस लाइन को आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अभट्ट और हिंदी। ठीक है, आप बार बार जब इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। अपभ्रंश और हिंदी के बीच की कड़ी कौन सी है? तो अपभ्रंश और हिंदी के बीच की कड़ी को ही हमने यहाँ पे क्या रखा हुआ है? अभट्ट रखा हुआ है। इसी में हमने बीच में ऊपर आपको लिख दिया है अभट्ट। ठीक है, इसका क्या नाम दिया गया है? अभट्ट।
तो कुछ विद्वान इसे अपभ्रंश ही मानते हैं, या तो अपभ्रंश ही मान लें, या कुछ विद्वानों के द्वारा इसको अभट्ट भी बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्लिक करके जो है वो अभट्ट लिख सकते हैं। अभट्ट नाम का स्पष्ट रूप से उल्लेख विद्यापति कीर्तिलता में मिलता है। किसमें? अभट्ट का जो उल्लेख है वो कीर्तिलता में मिलता है। अब जाते हैं पाली प्राकृत अपभ्रंश के रूप में। ठीक है, संस्कृत को देववाणी कहते हैं। पाली जो कि बौद्ध धर्म की भाषा, और भगवान बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिए थे। अभी हमने बताया था आपको कि पाली जो है वो बौद्ध धर्म, इसमें उपदेश दिए गए थे। प्राकृत जो कि जैन धर्म की भाषा मानी गई थी। इसमें क्या हुआ था, महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा में उपदेश दिए थे। अपभ्रंश जो कि बिगड़ा हुआ रूप है। आपसे पूछा जाए कि बिगड़ा हुआ रूप किसका है, तो ये किस में जाएंगे, तो अपभ्रंश में जाएंगे। और हिंदी, जिसको हम आधुनिक हिंदी के रूप में जानते हैं। विश्व की 10 सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है? तो विश्व की सबसे 10 भाषाओं में बोले जाने वाली हिंदी का स्थान तीसरे स्थान पर है। ये क्वेश्चन पूछा गया है पहले, जिसमें पहले स्थान पर अंग्रेजी और द्वितीय स्थान पर चीन की मंदारिन भाषा है। पहले स्थान पर अंग्रेजी, दूसरे स्थान पर चीन की मंदारिन, और तीसरे स्थान पर अपनी जो हिंदी है इसको रखा गया है। राजभाषा के रूप में हिंदी की बात कर लेते हैं, तो राजभाषा को क्या कहा जाता है? राजकाज की भाषा जो है वो राजभाषा को कहा जाता है। संविधान के द्वारा जो हिंदी है इसको राजभाषा घोषित कब किया गया था? तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संविधान सभा के द्वारा राजभाषा के रूप में घोषित किया गया। इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, जबकि विश्व हिंदी दिवस जो है वो 10 जनवरी को मनाते हैं। अभी आगे चल के बात करेंगे। ठीक है, जब हिंदी सम्मेलन होता है 1975 में, तब 10 जनवरी को होता है, और इसी वजह से जो है वो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाना स्टार्ट हुआ था। ये आगे बात करेंगे पूरी डिटेल में समझाते हुए। ठीक है, अब यहाँ से जो है हिंदी दिवस मना लिया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई। संवैधानिक मान्यता प्राप्त जो है वो 26 जनवरी 1950 को हो जाती है, जबकि संविधान सभा के द्वारा इसको कब अपना लिया जाता है? तो 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा इसको अपना लिया जाता है। अगर हिंदी भाषा की लिपि की बात करते हैं, तो हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। कौन सी? देवनागरी लिपि है। और देवनागरी लिपि को नागरी लिपि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नागरी लिपि भी कहते हैं। ठीक है, नागरी लिपि को दक्षिण भारत में नंदी नागरी के नाम से जानते हैं। दक्षिण भारत में देवनागरी लिपि को किस नाम से जानते हैं? तो नंदी नागरी के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से किया जाता है। किससे? देवनागरी लिपि का जो विकास है वो ब्राह्मी लिपि से किया जाता है। इस प्रकार ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, यानी कि जो हम आज लिखते हैं ना, जैसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो ये अपना बाएं होता है और ये अपना दाएं होता है। यहाँ पे तो हम बाएं यहाँ से यहाँ तक लिखना शुरू करते हैं ना, तो इसीलिए जो है ब्राह्मी लिपि को बाएं से दाएं की लिपि कहा जाता है। वैसे ही देवनागरी लिपि को भी बाएं से दाएं लिखा जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको जो है वो ब्राह्मी लिपि का उद्गम मानते हैं। अब आते हैं कि देवनागरी लिपि मूलतः कैसी लिपि है? तो अक्षरात्मक लिपि है। कैसी है? अक्षरात्मक लिपि है। ठीक है, इसमें सिर्फ इतनी ही बात याद रखने की थी कि देवनागरी लिपि कैसी लिपि है, तो अक्षरात्मक लिपि है। अब आ जाते हैं कि संविधान के कुछ आर्टिकल की बात कर लेते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के 2 के तहत यह प्रावधान किया गया कि संविधान के लागू होने के 15 वर्ष तक सिर्फ अंग्रेजी को 15 वर्षों तक जो है वो लागू किया जाएगा। 343 में हिंदी का वर्णन है, लेकिन 343 के क्लॉज नंबर 2 में ये बोला गया है कि संविधान सभा जब लागू की जाएगी तो उसके सिर्फ 15 साल तक जो है वो अंग्रेजी का प्रयोग भाषा के रूप में किया जाएगा। लेकिन एक में क्या है, हमने बताया कि हिंदी का वर्णन किया गया है, और हिंदी जो है इसकी लिपि कौन सी मानी गई है? तो देवनागरी लिपि इसकी मानी गई है। ठीक है, राजभाषा जो है वो हिंदी को माना जाता है। 26 जनवरी 1950 को जो है हिंदी भाषा को जो है वो 14 सितंबर को तो संविधान सभा ने लागू किया था, लेकिन जो क्या बोलते हैं 26 जनवरी 1950 के द्वारा, अभी यहाँ पे हमने बताया आपको कि जो संवैधानिक मान्यता प्राप्त होती है ना वो 26 जनवरी 1950 को होती है, लेकिन संविधान हिंदी को
14 सितंबर 1949 को अपना लेता है। वही चीज़ इसमें लिखी हुई है, ठीक है, कि 26 जनवरी 1950 को जो है वो संविधान लागू होने के साथ ही भारत में राजभाषा नीति भी लागू हुई थी, ठीक है। भारतीय संविधान के भाग 17 और अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक राजभाषा का वर्णन किया गया है, ठीक है। किसमें? भाग 17 में, और 343 से लेकर 351 तक जो है वो राजभाषा का वर्णन किया गया है। अनुसूची की बात कर लेते हैं तो अनुसूची 8 में वर्णन है। और कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। कौन कौन सी? संस्कृत, हिंदी, उर्दू, मलयालम। ये इम्पोर्टेंट नहीं है। भाषाएं कितनी हैं? 22। मूल संविधान में भाषा कम थी। इसके बाद में जो है सिंधी को जोड़ा गया 21वें संविधान संशोधन के तहत, और नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को बोला क्या बोलते 71वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। और इसके बाद में बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली, इन चारों को जो है वो 92वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ा गया। किसमें? 8वीं अनुसूची में। और कितनी टोटल वर्तमान समय में भाषाएं हो गई? तो 22 भाषाएं हो गई, ठीक है। किसमें? 8वीं अनुसूची के तहत। 8वीं अनुसूची के तहत जो है वो 22 भाषाएं हैं, जिसमें इम्पॉर्टेंट है कि हिंदी की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी लिपि है। संस्कृत की कौन सी लिपि है? तो देवनागरी लिपि है। और एक इम्पॉर्टेंट है कि पंजाबी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। पंजाबी जो है वो गुरुमुखी जो है इसकी पंजाबी है। बांग्ला की बांग्ला है, मणिपुरी की मैतई है, तेलुगु की तेलुगु है, तमिल की तमिल है, कन्नड़ की कन्नड़ है, उर्दू की सभी को पता है कि फारसी है, उड़िया की उड़िया है, असम की असमिया है, सिंधी और उर्दू इन दोनों की फारसी अरबी है, ठीक है। कश्मीरी की भी पता है आपको, फारसी अरबी। क्योंकि इनको क्यों नहीं पूछा जाता? क्योंकि इनकी एक से ज़्यादा हैं, इस वजह से जो है इनको नहीं पूछा जाता है। गुजराती की देवनागरी है, जब कोई ना आए तो देवनागरी सब में आपको लगा के आ जाना है, ठीक है। जब देखो या तो उसी की होगी, उसी से मिलती जुलती, या फिर आपको अगर नहीं आ रही तो देवनागरी आपको लगा के आना है, ठीक है। याद रखने की चीज़ें कौन सी है कि हिंदी पूछी जाती है, संस्कृत पूछी जाती है, और जो है पंजाबी पूछी जाती है। मणिपुरी मैतेई हो गई, मलयालम हो गई। महत्वपूर्ण ये है इसमें कि वैदिक संस्कृत जो है वो प्राचीनतम भारतीय आर्य भाषा है। वैदिक संस्कृत जो है वो प्राचीनतम आर्य भाषा है, ठीक है। अभी हम आपको बता क्या है कि वैदिक, लौकिक, जो कि दोनों ही जो है वो प्राचीनतम भाषा में आती हैं, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं में, ठीक है। और इसी को भारतवर्ष की आदि भाषा भी कहा जाता है। किसको? वैदिकी को, ठीक है। वैदिक संस्कृत को प्राचीन साहित्य, वेद, अरण्य, ब्राह्मण, उपनिषद सभी जो हैं ये सभी किसमें हैं? तो संस्कृत में रचित भाषाएं हैं। वैदिक संस्कृत में कुल कितनी ध्वनियाँ हैं? तो 52 ध्वनियाँ हैं, जिसमें 13 स्वर, 39 व्यंजन हैं। जबकि लौकिक संस्कृत की बात कर लेते हैं तो 48 ध्वनियाँ हैं, जिसमें 13 स्वर और 35 व्यंजन हैं, ठीक है। लौकिक संस्कृत को संस्कृत भी कहा जाता है। किसको? वैदिक और लौकिक संस्कृत को क्या कहा जाता है? यहाँ पे आदि भाषा और लौकिक संस्कृत को संस्कृत भी कहा जाता है। लौकिक संस्कृत या संस्कृत का प्रथम प्रयोग जो है वो किसने किया था? तो संस्कृत या फिर वैदिक लौकिक संस्कृत जिसको हम कहते हैं, इसका सर्वप्रथम प्रयास जो है वो वाल्मीकि के द्वारा रामायण में किया गया था। संस्कृत को देववाणी एवं हिंदी की आदि जननी भी कहते हैं। संस्कृत को हिंदी की आदि जननी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदी की आदि जननी और देववाणी भी कहते हैं। ये शुरुआत में जो है वो देववाणी उसमें लिखा हुआ था। पाली मुख्य रूप से बौद्ध धर्म की भाषा मानी जाती है। अभी बताकर आए हैं, पाली जो है वो बौद्ध धर्म की भाषा है, और प्राकृत जो है वो जैन धर्म की भाषा है, जिसमें महावीर स्वामी ने जो है वो अपने उद्देश्य दिए थे, ठीक है, प्राकृत भाषा में। और महात्मा बुद्ध ने जो है वो पाली भाषा में अपने उपदेश दिए थे। पाली शब्द का प्राचीनतम प्रयोग 4वीं सदी में श्रीलंका में लिखे गए दीपवंश में मिलता है, जहाँ इसका अर्थ बुद्ध वचन है। जबकि पाली शब्द का पहला व्यापक प्रयोग जो है वो बुद्ध घोष की अष्टकथाओं में मिलता है। कच्चायन जो कि पाली भाषा के सर्वप्रथम वैयाकरण थे। तो पाली भाषा के सर्वप्रथम वैयाकरण कौन है? तो कच्चायन है। प्राकृत भाषा का उल्लेख जो है सर्वप्रथम भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलता है। किसका? प्राकृत भाषा का, ठीक है। भरत मुनि के अनुसार 7 मुख्य तथा 7 गौण प्रकार हैं। कितने हैं? 7 मुख्य तथा 7 गौण प्रकार हैं।
राजभाषा की संवैधानिक स्थिति क्या है, तो भाग 5 में अनुच्छेद 120 में ये बोला गया है कि संसद में जो भाषा प्रयोग होगी वो 120 आर्टिकल के तहत, जो कि भाग 5 में वर्णित है। भाग 6 में अनुच्छेद 210 में क्या है कि विधानमंडलों में होने वाली प्रयुक्त भाषा जो है इसका उल्लेख किया गया है। 343 एक में हमने बताया था कि हिंदी का वर्णन है। 343 के क्लॉज नंबर 2 भी बता चुके। और अब आ जाते हैं किसके बारे में, अनुच्छेद 344 के बारे में। 7 जून 1955 को पहला राजभाषा आयोग आता है, किसके अध्यक्षता में, तो बीजी खैर की अध्यक्षता में। और कौन सी जो क्या बोलते हैं समिति आती है, तो काका केलकर समिति आती है। 7 जून 1955 में राजभाषा आयोग का गठन होता है, जिसकी अध्यक्षता बीजी खैर करते हैं। और समिति कौन सी होती है, तो काका कालेकर समिति जो है इसके द्वारा इसका गठन किया जाता है प्रथम राजभाषा आयोग का। किस आर्टिकल के तहत, तो 344 के तहत। 345 में क्या है कि प्रादेशिक भाषाओं के बारे में प्रावधान किया गया है आर्टिकल 345 में। 346 में क्या है कि पत्रादि, यानी कि जो पत्रों की राजभाषा, अर्थात एक राज्य से दूसरे राज्य में या फिर किसी भी संवाद के बीच में जो है वो उसको लेकर राजभाषा का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 347 की बात कर लेते हैं। किसी राज्य की जनसंख्या है, ठीक है, एक समूह द्वारा बोली जाने वाली भाषा का जो प्रावधान है वो 347 में बोला गया है। जैसे मान लो हम इटावा के, और इटावा में जो एक प्रकार की भाषा बोली जाती है वो किस अनुच्छेद के तहत बोली जाती है, तो अनुच्छेद 347 के तहत में। 348 की बात कर लेते हैं। तो उच्च न्यायालय हो या उच्चतम न्यायालय हो या सर्वोच्च न्यायालय हो या विधेयक हो, इनमें प्रयोग की जाने वाली भाषा का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 348 में वर्णित है। ठीक है, संसद हो गई, विधानमंडल हो गई, अपनी जो हम नॉर्मल इंसान एक क्षेत्र में बोलती हैं, और इसके अलावा विधानमंडल, विधानसभा, जिनमें बोलने जाने वाली जो भाषा है वो। अनुच्छेद 349 को क्या कहता है कि भाषा संबंधी विधियों को अधिनियमित करने का प्रावधान 349 में है। 350 में क्या है कि शिकायत निवारण हेतु प्रयुक्त भाषा का प्रावधान। जैसे मान लो हम तमिलनाडु में मतलब अब गए, ठीक है, और मुझे हिंदी बोलनी नहीं आती, लेकिन अपनी जो शिकायत है वो हिंदी में लिखेंगे, हिंदी में लिख कर देंगे, फिर वो जो है वो अपनी भाषा में उसका अनुवाद करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो हमसे बोले कि नहीं हमको समझ में नहीं आती है तुम्हारी हिंदी, तो तुम हमारी भाषा में लिख के दो, वो उनका काम है। ठीक है, तो ये शिकायत जो है वो आप अपनी भाषा में दे सकते हैं। अनुच्छेद 350 का ए क्या कहता है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा का में शिक्षण, यानी कि मान लो 350 ए ये कहता है कि हम जैसे मान लो हम भारत में रह रहे हैं, ठीक है, अब भारत वालों को चीनी तो सिखाई नहीं जाएगी, मंदारिन तो सिखाई नहीं जाएगी, क्या सिखाई जाएगी, या तो हिंदी सिखाई जाएगी या फिर इंग्लिश सिखाई जाएगी। ठीक है, तो मातृभाषा पहले उनको आनी चाहिए। जैसे कि हिंदी है तो हिंदी कंपलसरी है कि हिंदी, चाहे सीबीएसई बोर्ड वाले हों चाहे जैसे बोर्ड वाले हों, सबको हिंदी सिखाई ही जाएगी, उनमें एक सब्जेक्ट हिंदी का रखा जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 350 भी क्या कहता है, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए जो विशेष है वो उसका प्रावधान दिया गया है। 351 में क्या है कि हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश इसमें दिए गए हैं, जिसमें हिंदी पर सामाजिक संस्कृति का वहन का दायित्व निर्धारित करता है। ठीक है, शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा किसको किसको मिला हुआ है, तो संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़ीसी, कितने हो गए, 6 भाषाओं को जो है वो शास्त्रीय भाषाओं के रूप में दर्जा दिया गया है। राजभाषा क्या है, राज्य की भाषा राजभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा क्या है, राष्ट्र की भाषा कहलाती है। संपर्क भाषा क्या है, जिसमें एक दूसरे को जोड़ने का काम हो उसको संपर्क भाषा कहते हैं। ठीक है, जोड़ने वाली भाषा जो है वो संपर्क भाषा कहलाती है। मातृभाषा क्या कहलाती है, जो हम लोग नॉर्मल बात करते हैं उसी को मातृभाषा कहते हैं। लेकिन इसमें महात्मा गांधी ने एक चीज़ बोली थी, वो कौन सी थी कि मनुष्य की मानसिकता विकास के लिए मातृभाषा की उतनी ही आवश्यकता है जितने कि बच्चे के शारीरिक विकास के लिए माँ का दूध। ये पूछ सकते हैं कि ये किसने ये लाइन बोली थी, तो किसने बोली थी, महात्मा गांधी जी के द्वारा ये कहा गया था कि मनुष्य के लिए मानसिक विकास के लिए मातृभाषा उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि बच्चे की शारीरिक विकास के लिए माता का दूध। ठीक है, मानक भाषा कौन सी लैंग्वेज है,
जो अपनी स्टैंडर्ड लैंग्वेज है उसी को जो है वो मानक भाषा कहते हैं। विभाषा क्या है? इसे उपभाषा भी कहते हैं। विभाषा को इसका क्षेत्र जो है वो भाषा के रूप में कम होता है, जिसमें व्यापक एवं बोलियां अधिक विस्तृत होती हैं। क्षेत्र मान लो कम है लेकिन उसमें पर्सन ज़्यादा रहते हैं, ठीक है, और वो चीज़ उन चीज़ों को वो ज़्यादा बोलते हैं। और आचार्य सुंदरदास के द्वारा ही जो है इसको बोला गया है। भाषा को विभाषा मतलब विभाषा की जो परिभाषा है वो सुश्याम सुंदर दास के द्वारा ही बोली गई है, ठीक है। देवनागरी लिपि के बारे में बात कर लेते हैं। तो देवनागरी लिपि जो है एक भारतीय लिपि है। कौन सी लिपि है? एक भारतीय लिपि है, जिसमें भारतीय भाषाएं अनेक भारतीय भाषाएं हैं। किसमें? देवनागरी लिपि में। तथा कुछ विदेशी भाषाएं लिखी जाती हैं देवनागरी लिपि में, जैसे कि बहुत सी भाषाएं जो है वो बहुत देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। और जैसे संस्कृत, हिंदी, ठीक है। और भी हमने, जब आपको नहीं आया तो आप सीधे देवनागरी लिपि अगर आपको दिखता है तो आप उसमें लगा देना। और यह लिपि अभी आपको बता क्या है कि बाएं से दाएं जो है वो लिखी जाती है। ब्राह्मी लिपि भी जो है वो बाएं से दाएं लिखी जाती है। और हिंदी को जो है वो ब्राह्मी लिपि के बराबर माना जाता है। एक क्षैतिज रेखा होती है जिसे शिरोरेखा बोलते हैं, ठीक है। जैसे शिरोरेखा किसको बोलते हैं? जैसे ऊपर ये होता है ना, जैसे मैथ हम लगाते हैं तो मैथ में अगर शिरोरेखा आ जाती है तो पहले हम उसको सॉल्व करते हैं। जैसे -3 + 4 है, ठीक है, और 3 और 4 के ऊपर ये शिरोरेखा लगाई हुई है तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। 3 और 4 7 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, -7। ना कि क्या बोलते हैं इस तरीके से, ठीक है, कि +4 में से माइनस के 3 घटा दो तो प्लस के 1 आएंगे, फिर +1 इसका आंसर नहीं होता है। ये शिरोरेखा ऊपर अगर फ्री होती है तो इसको हम पहले करते हैं, ठीक है। अपभ्रंश के मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं एवं आधुनिक भारतीय भाषाओं के मध्य की कड़ी माना जाता है। किसको? अपभ्रंश को जो है वो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं एवं आधुनिक भारतीय भाषाओं के मध्य की कड़ी को अपभ्रंश कहा जाता है। अपभ्रंश शब्द का जो प्राचीनतम प्रयोग है वो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलता है। कहाँ पर? नाट्य शास्त्र में। अपभ्रंश शब्द का एक प्रथम प्रयोग जो है वो आचार्य ब्याडी के द्वारा किया जाता है, जिन्हें पतंजलि के पूर्ववर्ती भी कहा जाता है, ठीक है। जबकि अपभ्रंश शब्द का जो सर्वप्रथम प्रमाणित प्रयोग है वो पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। किसका? अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रमाणित प्रयोग, ठीक है, वो पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। चीनी भाषा परिवार एवं तिब्बती भाषा परिवार को हम एकाक्षरी भाषा परिवार मानते हैं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उद्देश्य के पूर्व आर्य भाषाओं को अपभ्रंश रूप विद्वान था, अर्थात आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास जो है वो अपभ्रंश से हुआ था। मुंडा एवं संथाली भाषाओं को जो है वो ऑस्ट्रिक भाषा परिवार का मतलब जो मुंडा एवं संथाली भाषाओं का संबंध जो है वो ऑस्ट्रिक भाषा परिवार से माना जाता है। ब्रजबुली भाषा जो है, ब्रजबुली कहाँ की भाषा है? बांग्ला की भाषा का प्रथम रूप है। रौंदड़ी एवं रौंदड़ी बोली जो है वो हरियाणा में बोली जाती है। कहाँ पर? हरियाणा में। याद रखेंगे, खस परजिया, पछाई, जोहारी, ये कहाँ की किसकी उपबोली हैं? तो ये कुमाऊनी की उपबोली हैं। किसकी है? कुमाऊनी की उपबोलियों के रूप में इसको माना जाता है। सलानी और गढ़वाली, ये सलानी जो है वो गढ़वाली की उपबोली है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं, ठीक है, यूपीएसआई में, इसीलिए हमने बताया। कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होने पर पूर्वी हिंदी उपभाषा की प्रमुख विशेषता है, अर्थात अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी बोलियों में ने का प्रयोग जो है वो नहीं होता है। किसमें? अगर ने का वर्ड आ रहा है तो वो अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी में नहीं बोली जा रही है, ठीक है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो गुजरात राज्य में माना जाता है। कहाँ पर? देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ माना जाता है? तो गुजरात राज्य में माना जाता है। भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? तो लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं, ठीक है। 1835 में विलियम वेंडिक के द्वारा अंग्रेजी शिक्षा एक्ट जो है वो लागू होती है। कब? 1835 में। खड़ी बोली को हिंदी मानक हिंदी का रूप स्वीकार किया गया। किसको? खड़ी बोली को। और खड़ी बोली के आधार ही जो है मानक हिंदी का आधार जो है वो खड़ी बोली को कहा जाता है। भाषा की लघुत्तम इकाई कौन सी है? तो भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई शब्द है। भाषा की पूर्वतम इकाई कौन सी है? तो भाषा की पूर्वतम इकाई है वाक्य। अब आ जाते हैं 14 सितंबर को किसके दिवस के रूप में मनाते हैं? तो हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। कि हमने क्या बताया था कि संवैधानिक दर्जा जो है वो 14 सितंबर 1949 को मिल जाता है, लेकिन 26 जनवरी 1950 को जो है इसको लागू कर दिया जाता है, ठीक है।
संविधान अपना लेता है, लेकिन संवैधानिक दर्जा जो है वो 26 जनवरी 1950 को दिया जाता है, संवैधानिक दर्जा। और संविधान जो है इसको अपना कब लेता है, तो 14 सितंबर 1949 को अपना लेता है, इसीलिए हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 343 के क्लॉज नंबर ए में क्या बताया था कि हिंदी की जो राजभाषा है, जो हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में अपनाया गया था। पाली भारत की प्रथम देश भाषा है। कौन सी है? पाली जो है वो भारत की प्रथम देश भाषा है। इसे सबसे पुरानी प्राकृत भी कहा जाता है, किसको? पाली को। राजभाषा आयोग का गठन जो है वो बीजी खेर की अध्यक्षता में 1905 में काका कलेकर समिति के द्वारा जो है 1955 में इसका गठन किया जाता है, राजभाषा आयोग का। हिंदी भारोपीय भाषा परिवार है। कौन सा है? हिंदी भारोपीय भाषा परिवार है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो वर्ड है। कौन सी है? वर्ड है भाषा की। जबकि मौखिक भाषा की कौन सी है? तो ध्वनि है। कौन सी है? ध्वनि है। ठीक है। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि कौन है? तो खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि अमीर खुसरो। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। जहाँ से परीक्षा प्रतियोगी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ये सारे ये इंपॉर्टेंट है। हिंदी संस्कृत भाषा का उत्तराधिकारी भाषा है। हिंदी कैसी है? हिंदी जो है वो संस्कृत भाषा की उत्तराधिकारी भाषा है। ठीक है। भाषा का क्षेत्रीय रूप क्या कहलाता है? तो भाषा का क्षेत्रीय रूप जो है वो बोली कहलाता है। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? तो अपभ्रंश है। कौन सी? अपभ्रंश है। उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों में कौन सी भाषा का प्रयोग होता है? तो हिंदी भाषा का प्रयोग होता है। हिंदी जो है वो वियोगात्मक और विश्लिष्ट भाषा है। खड़ी बोली हिंदी का अन्य नाम कौरवी है। किसका? खड़ी बोली को हम कौरवी के नाम से भी जानते हैं। हड़ौती एवं ढूंढाड़ी और पूर्वी राजस्थान की बोली हैं। कहाँ की? हड़ौती और ढूंढाड़ी जो है ये पूर्वी राजस्थान की बोलियों में माना जाता है। अभी ये आएंगे हड़ौती ढूंढाड़ी। ठीक है। भोजपुरी भाषा का वर्णन जो है वो 8वीं अनुसूची में नहीं मिलता है। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। 21वें संविधान संशोधन के तहत जो है वो सिंधी को जोड़ा गया था। 71वें संविधान संशोधन के तहत नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया। और 92वें संविधान संशोधन के तहत बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली, इन चारों को जोड़ा गया था। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो ब्रज भाषा है। ठीक है। अब आ जाते हैं रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ, बिजनौर, देहरादून, अम्बाला और सहारनपुर में कौन सी बोली है वो बोली जाती है? तो खड़ी बोली है, उसका ठेठ रूप दिखाई देता है। अमीर खुसरो ने हिंदी भाषा को क्या कहा है? तो अमीर खुसरो ने हिंदी भाषा को हिंदवी कहा था। अमीर खुसरो के बारे में सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है। हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फारसी भाषा की रचनाओं में मिलता है। किसमें? फारसी भाषाओं की रचनाओं में मिलता है। हिंदी की उत्पत्ति जो है वो सौर श्रेणी अपभ्रंश से मानी जाती है। किससे? सौर श्रेणी अपभ्रंश से मानी जाती है। हिंदी भाषा के अंतर्गत 5 उपभाषाएं हैं जिसमें 17 बोलियां हैं। कितनी हैं? 5 उपभाषाएं हैं जिसकी कितनी बोलियां हैं? तो 17 बोलियां आती हैं। डॉक्टर हरदेव बाहरी दक्षिणी हिंदी को पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत रखते हैं, जिसमें कितनी बोलियां मानी गई हैं? तो 18 बोलियां जो है इसमें रखी गई हैं। ठीक है। किसमें? पश्चिमी हिंदी में। जबकि भोलानाथ तिवारी, देखो जो चीज़ें कन्फ्यूज़न वाली हैं उनको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो चीज़ें नहीं पूछी जाती है। ठीक है। अब आ जाते हैं किसमें? अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में। सौर श्रेणी की बात कर लेते हैं। तो सौर श्रेणी को पश्चिमी राजस्थानी हिंदी और गुजराती और पहाड़ी में जो है वो तोड़ा गया है। मागधी की बात कर लेते हैं। तो इसमें बिहारी को याद रखना है। अर्ध मागधी में पूर्वी है। इसमें सिर्फ पश्चिमी और राजस्थानी हिंदी को याद रखना है सौर श्रेणी अपभ्रंश में। ठीक है। प्रांचड़ में सिंधी है, महाराष्ट्री में मराठी है, पैसाची में लहंदा और पंजाबी है। ठीक है। भोलानाथ तिवारी के द्वारा जो है वो लहंदा और पंजाबी भाषा की उत्पत्ति जो है वो केकई और टक अपभ्रंश से मानते हैं। हिंदी की प्रमुख बोलियां और उनके नामकरण बनने वाले विद्वान इनको इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। खड़ी बोली के कौन है? तो लल्लूलाल मिश्र प्रभाकर हैं। कौरवी के कौन है? तो राहुल सांकृत्यायन, जिन्हें भोलानाथ तिवारी भी इनको कहते हैं। ठीक है। जो कौरवी है वो भोलानाथ तिवारी और राहुल सांकृत्यायन दोनों के द्वारा। बिहारी जो है ये ग्यर्सन के द्वारा, बिहारी हिंदी जो है वो ग्यर्सन के द्वारा नामकरण किया गया था, और ये यूपीएससी 2021 में पूछा गया था, इसीलिए इसको इम्पोर्टेंट बताया। राजस्थानी भाषा जो है वो भी ग्यर्सन। ब्रजबुली ईश्वर चंद्र गुप्त, भोजपुरी रेमंड के द्वारा नामकरण किया गया। मैथिली भाषा को कोलीब्रुक के द्वारा और डिंगल पांखीलाल के द्वारा इसको डिकोड किया गया। सौर श्रेणी अपभ्रंश के बारे में बात कर लेते हैं। तो सौर श्रेणी अपभ्रंश की उपबोली जो है पश्चिमी हिंदी है।
और अभी राजस्थानी बता के आए हैं, ऊपर यहाँ पे बताई थी मैंने कि आपको पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। इसमें याद रखनी है मागधी में बिहारी को, अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी को, और महाराष्ट्री में मराठी को, ब्राह्मण में हिंदी को, और पैसाची में लहंदा और पंजाबी दोनों को ही। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाती है कि सौरसेनी अपभ्रंश में आती है पश्चिमी हिंदी। और पश्चिमी हिंदी में कितनी बोलियाँ हैं? तो 5 बोलियाँ हैं, जिसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है? कब कब हैं, यानी कि खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली और हरियाणवी। हरियाणवी को ही बांगरी भाषा के रूप में हम जानते हैं। ठीक है, किसके रूप में? तो कब कब हैं। अब आ जाते हैं कि खड़ी बोली के स्थान कौन कौन से हैं, जिसको हम कौरवी बोली भी कहते हैं। तो दिल्ली और मेरठ वाले एरिया में जो है वो खड़ी बोली बोली जाती है। ठीक है, कौन से? दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर, गाजियाबाद, रामपुर, मुजफ्फरनगर, अम्बाला, मुरादाबाद, देहरादून, इनमें कौन सी बोली जाती है? तो कौरवी बोली जो है वो बोली जाती है। ब्रज भाषा में कौन सी? ब्रज, आगरा, मथुरा, धौलपुर, बरेली, फिरोजाबाद, इनमें जो है वो ब्रज की भाषा बोली जाती है। कन्नौजी में कन्नौज, इटावा, कानपुर, हरदोई, फर्रुखाबाद और शाहजहाँपुर में जो है वो कन्नौजी भाषा बोली जाती है। बुंदेली की बात कर लेते हैं तो बुंदेली जो है वो बुंदेलखंड है, झांसी, ग्वालियर, जालौन, हमीरपुर, दतिया, इन सभी में बोली जाती है। एक एक बार इनको पढ़ लेना है। ठीक है, बांगरू जिसको हम हरियाणवी भाषा भी बोलते हैं, और हरियाणा में कौन सी? अम्बाला, हिसार, करनाल, रोहतक, दिल्ली, पटियाला। ठीक है, इन सभी एरिया में जो है वो बांगरू या हरियाणवी भाषा बोली जाती है। अब आ जाती है सौरसेनी अपभ्रंश में पश्चिमी हिंदी आई थी। अब आइए कौन सी? दूसरी राजस्थानी हिंदी। उसमें 5 लैंग्वेज थी, इसमें क्या है? 4 लैंग्वेज हैं। पहली है मारवाड़ी, दूसरी है मेवाती, तीसरी है ढूंढाड़ी या जयपुरी, और चौथी है मालवी। इसमें भी एक चीज़ याद रखनी है कि मारवाड़ी जो है वो पश्चिमी हिंदी की भाषा है। कैसी? पश्चिमी हिंदी की। ठीक है, मेवाती जो है वो उत्तरी राजस्थानी है, ढूंढाड़ी या जयपुरी जो है वो पूर्वी राजस्थानी है, और मालवी जो है वो दक्षिणी राजस्थानी भाषा में आती है। ठीक है, मारवाड़ी जो है वो जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, मेवाड़, सिरोही, पंजाब, हिसार, भिवानी के पूर्वी हिस्से में, और उत्तरी राजस्थान जो वो दिल्ली, गुड़गांव, अलवर, भरतपुर, इनमें आती है। ठीक है, ढूंढाड़ी या जयपुरी की बात कर लेते हैं तो जयपुर, अजमेर, किशनगढ़, हाड़ौती इसकी उपबोलियाँ हैं। किसकी? ढूंढाड़ी की उपबोली कौन सी है? तो हाड़ौती बोली जो है वो ढूंढाड़ी की है। मालवी की बात कर लेते हैं तो उज्जैन, इंदौर, ठीक है, भोपाल, ग्वालियर और होशंगाबाद और चित्तौड़गढ़। ठीक है, इनमें पूछी जाती है। देखो पूछे कैसे जाते हैं ये, जैसे कोई फेमस, जैसे मान लो चित्तौड़गढ़ अभी वर्तमान समय में चर्चित है, तो पूछ लेंगे कि मालवी कहाँ पर बोली जाती है। ठीक है, या चित्तौड़गढ़ में कौन सी उपबोली जो है वो बोली जाती है। तो ये मालवी जो है वो किसकी बोली है? तो राजस्थान की बोली है। ठीक है, और राजस्थान के किस एरिया में बोली जाती है? तो चित्तौड़गढ़ वाले एरिया में बोली जाती है। बिहारी हिंदी की बात कर लेते हैं तो MBM याद रखेंगे बिहारी में, यानी कि मगही, मैथिली, भोजपुरी। कौन सी? मगही, मैथिली, भोजपुरी। मगही पटना, पटना को याद रखें। नालंदा क्योंकि यहाँ पर विश्वविद्यालय है इसीलिए इसको याद रखेंगे। ठीक है, हजारीबाग। मैथिली की बात कर लेते हैं तो मधुबनी, समस्तीपुर और वैशाली, इनको याद रखेंगे। भोजपुरी की बात कर लेते हैं तो इसमें ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है, जैसे कि दतिया है, बलिया है, मिर्ज़ापुर है, आरा है, आजमगढ़ है, गोरखपुर है और गाजीपुर है। ये यहाँ पर कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? तो भोजपुरी। और भोजपुरी किसकी बोलियाँ हैं? तो ये बिहारी हिंदी की बोलियाँ हैं। अर्धमागधी में कौन सी आती है? और जो कि मागधी अपभ्रंश से आती है। कौन सी? बिहारी हिंदी। अर्धमागधी की बात कर लेते हैं तो ये पूर्वी हिंदी में आती है। पूर्वी हिंदी में 3 बोलियाँ हैं, ABC, यानी कि अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। कौन सी? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, अवधी कहाँ पर बोली जाती है? तो ये रायबरेली और फैजाबाद वाले एरिया में बोली जाती है। और बाराबंकी भी याद रखेंगे। ठीक है, और श्रावस्ती भी याद रखेंगे, सीतापुर भी याद रखेंगे, ये इधर लखनऊ साइड। ठीक है, बघेली की बात कर लेते हैं तो रीवा, जबलपुर। ठीक है, कहाँ पर? बघेली में। छत्तीसगढ़ी की बात कर लेते हैं तो रायपुर, इसमें रायपुर को याद रखेंगे। ठीक है, और रायगढ़ को। पहाड़ी हिंदी की बात कर लेते हैं जो कि सौरसेनी अपभ्रंश से थी। ठीक है, कौन सी? सौरसेनी अपभ्रंश से। अभी बताया था कि पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी जो है वो सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। और पहाड़ी हिंदी भी शुरुआत में बता के आए थे आपको। तो पहाड़ी हिंदी की 2 बोलियां हैं, कौन कौन सी? तो गढ़वाली और कुमाऊनी। अभी हमने आपको बीच में बोला था कि अभी ये आगे इनके नाम आएंगे, गढ़वाली और कुमाऊनी के। गढ़वाली
देहरादून की है, हरिद्वार की है, ठीक है। रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, इनमें कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? तो गढ़वाली बोली जाती है। कुमाऊनी कहाँ पर बोली जाती है? तो नैनीताल और पिथौरागढ़ में जो है वो कुमाऊनी बोली जाती है।